मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बीटा कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इंडियन पॉलिटी की सीरीज 13 देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी अहम है। तो आप सभी देखें, और अगर पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देखें। इससे पहले 12 सीरीज इंडियन पॉलिटी का गया है आपको इस चैनल पे, तो आप सभी उसे देखें। इससे आपका पूरा पॉलिटी रिकॉल होगा और आपका तैयारी काफ़ी अच्छा होगा, परीक्षा में आप बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आपको जो है वो परीक्षा क्रैक करना है तो बिल्कुल आप जितने सीरीज गए हैं इंडियन पॉलिटी के, ये सारे सीरीज को देखें। इसके अलावा डेली करेंट अफेयर सीरीज देखें। इससे आपका तैयारी काफ़ी अच्छा होते चला जाएगा और आप परीक्षा में अच्छा करेंगे। तो बिल्कुल करते रहें, और अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर अवश्य करें। आपको इस चैनल पे अच्छा से अच्छा प्रश्न ला कर रखता हूँ ताकि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। तो आप सभी देखें, और मैं बार बार कहता हूँ कि आप सभी क्लास को शेयर करें, जितना हो सके क्लास को शेयर करते रहें। आइए इसी के साथ आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो आज का 1 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि लोकसभा के सदस्य बनना है तो किसी व्यक्ति को कम से कम कितना आयु होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 25 वर्ष। यानी कि कम 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति लोकसभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। तो इसका आंसर 25 होगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी, तो 25 वर्ष होगी। अगला प्रश्न कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। यानी कि लोकसभा में जो सीटों का आवंटन होता है वो जनसंख्या पे डिपेंड होती है। तो 1971 की जनगणना पर ये सीट निर्धारित किए गए हैं। तो ये कहने का मतलब है कि कब तक ये जो है यथावत जितना है उतना बना रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2026 तक। यानी कि 2026 तक जैसे वैसे ही रहेगा, उसके बाद इसमें बदलाव देखने के लिए मिल सकती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है। तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपका जो है इसमें थोड़ा बदलाव हुआ है, उस समय से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यह बन जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी 550। तो लोकसभा में ऐसे पहले जो है वो अधिकतम संख्या जो था वो 552 था, लेकिन 2019 में 104वें संविधान संशोधन के तहत जो एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे उनको हटा दिया गया। तो पहले 552 थे तो अब 550 हो गए। यानी कि 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन अब राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो 550 और 550 जो है, इसमें से अभी वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 ही है, क्योंकि 545 थी तो 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं हुआ तो 543 हो गए। तो ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में 543 हैं और आपका जो है वो मैक्सिमम 550 हो सकते हैं। पहले 552 था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत ये 2 एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। यानी कि 2 एंग्लो इंडियन का अब लोकसभा में मनोनयन नहीं होगा। तो ये ध्यान रखेंगे। जो भी पॉइंट मैं बोलता हूँ वो सारे पॉइंट को आप क्लियर रखेंगे, क्योंकि यहीं से प्रश्न उठते रहते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन रखता हूँ उसमें कॉन्सेप्ट के साथ रखता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन पे ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो। तो आप बिल्कुल जो है मेरे बातों को ध्यान से सुने। अगला प्रश्न है, लोकसभा के वर्तमान संख्या क्या है, सदस्य संख्या। यानी कि लोकसभा में वर्तमान में सदस्य संख्या क्या है। तो अभी मैंने बताया कि लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या 543 है, पहले 545 थी, लेकिन 2019 में 2 सदस्यों का मनोनयन नहीं हुआ तो इस तरह से 543 ही है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों कितनी है। यानी कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट रिजर्व किए गए हैं। तो ध्यान रखेंगे कि अनुसूचित जाति के लिए कुल 84 सीट आरक्षित किए गए हैं लोकसभा में। ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न उठते रहता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। यानी कि वर्ष में जो है वो कितने सत्र लोकसभा के बुलाए जा सकते हैं एक वर्ष में।
तो ध्यान रखेंगे कि 6 वर्ष के अंतराल पर 2 सत्र यानी कि 1 वर्ष में 2 बार लोकसभा के सत्र बुलाए जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि वर्ष में 2 बार, 6 महीना से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो कम से कम जो है वो आपका जो है 2 सत्र बुलाना जरूरी होता है। तो ध्यान रखेंगे 6 माह के अंतराल पर। अगला प्रश्न है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। यानी कि हर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, क्योंकि लोकसभा एक अस्थायी सदन होती है, जबकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन होती है, ये कभी भंग नहीं होता है। तो लोकसभा भंग होती है, इसका सामान्यतः कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होती है। लेकिन किसी कारणवश बीच में भी भंग हो सकती है, डिजॉल्व हो सकती है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर। अगर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद सलाह देती है लोकसभा को भंग करने के लिए, तो राष्ट्रपति बीच में भी जो है 5 वर्ष के अंदर भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है लोकसभा को भंग करने का। अगला प्रश्न है, लोकसभा के कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो लोकसभा के कोरम, तो कोरम ध्यान रखेंगे कोरम होता क्या है। तो लोकसभा में अगर कुल 543 मेंबर है तो उसका 1/10, ध्यान रखेंगे उसका 1/10 अगर संसद में उपस्थित नहीं रहेंगे तो उस दिन के लिए लोकसभा स्थगित हो जाती है। तो कोरम होता है कि कुल सदस्यों के 1/10 होना चाहिए, तभी जाकर जो है उसका बैठक संपन्न होगा, तो उसी को कोरम कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1/10। इसको इंदिरा गांधी के शासनकाल में 42वां अमेंडमेंट में समाप्त किया गया था, लेकिन फिर से जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो 44वां अमेंडमेंट लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और उस तरह से फिर से बहाल किया गया था कोरम को। नहीं तो इंदिरा गांधी इसको समाप्त की थी कि जो है कितने भी सदस्य अगर सदन में लोकसभा पहुंचते हैं या किसी भी सदन में पहुंचते हैं तो सदन की कार्यवाही बंद नहीं होगी। तो 42वां अमेंडमेंट में खत्म किया गया था और 44वां अमेंडमेंट में फिर से इसे बहाल किया गया था। तो कोरम होता है कुल सदस्यों की 1/10 आपका कोरम होता है। तो लोकसभा के लिए 1/10 रहेंगे तभी जो है लोकसभा चल सकती है, अन्यथा उस दिन के लिए पोस्टपोन्ड होती है संसद। तो ये ध्यान रखेंगे। इसका उल्लेख भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 103 में किया गया है। तो आर्टिकल 103 में इसका जिक्र किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, यानी कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी के द्वारा। यानी कि लोकसभा की बैठक स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा और विघटन के द्वारा। यानी कि स्थगन जो होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका जो है 1 घंटा के लिए हो सकता है, 1 दिन के लिए हो सकता है, 2 दिन के लिए हो सकता है, 10 दिन के लिए हो सकता है। तो स्थगन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। देखते हैं कि जब काफी हंगामा होता है तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है लोकसभा को स्थगन कर दिया जाता है, या राज्यसभा में भी ये स्थिति पैदा होती है। सत्रावसान जो होता है एक सत्र की समाप्ति होती है। जैसे अभी मानसून सत्र चल रही है तो अभी शीतकालीन सत्र चल रही है, तो शीतकालीन सत्र की समाप्ति जो होगी आपका यही सत्रावसान कहलाएगा। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो सत्रावसान के मतलब कि उस सत्र की समाप्ति होती है, ना कि जो है लोकसभा आपका डिसॉल्व होती है। तो एक सत्र की समाप्ति सत्रावसान कहलाती है। और विघटन होता है कि विघटन के फलस्वरूप लोकसभा का अस्तित्व समाप्त हो जाती है, यानी कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। इसी को विघटन कहते हैं, जिसको जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये तीनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। यानी कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है सभी के द्वारा, लेकिन विघटन के द्वारा लोकसभा का अस्तित्व समाप्त हो जाती है। अब नए लोकसभा की गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार किस अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। यानी कि अगर कोई सांसद जो है वो कितने दिन तक सदन से बाहर रहते हैं लगातार, तो उनकी अनुपस्थिति के कारण उनका जो है वो स्थान को रिक्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2 माह, यानी कि 60 दिन। अगर 60 दिन की अवधि तक लगातार अनुपस्थित रहते हैं तो उनका जो है सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो बिना जो है वो बताए जो है वो कोई भी सांसद 2 माह से ज़्यादा समय के लिए जो है संसद में अनुपस्थित नहीं रहेंगे। तो ध्यान रखेंगे 60 दिन यानी 2 माह। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा के सदस्यों सीटों का निर्धारण किया गया है। तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश लोकसभा सदस्यों को भेजता है। उत्तर प्रदेश से 80 सदस्य जाते हैं लोकसभा में, ध्यान रखेंगे 80 सदस्य लोकसभा में उत्तर प्रदेश से जाते हैं, जबकि अपना बिहार से
40 सदस्य जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश से 80 और बिहार से 40, तो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा भेजता है, लोकसभा में उत्तर प्रदेश भेजता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है कि किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। तो एक बार ऐसा हुआ था कि लोकसभा का कार्यकाल को 5 वर्ष बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। हालांकि उस समय आपका विधानसभा का कार्यकाल भी बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष किया गया था। तो ये स्थिति उत्पन्न हुई थी 1 नंबर 5वीं लोकसभा में। इसका गठन जो है वो 1971 में हुआ था। इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री बनी थी। तो उसी समय जो है वो एक घटना घटी थी और 42वां अमेंडमेंट 1976 में आया था और उसी अमेंडमेंट के तहत इंदिरा गांधी ने लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी थी और यही एकमात्र लंबा लोकसभा कार्यकाल रहा था। लेकिन फिर से जो है इंदिरा गांधी की हार होती है और जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो उस समय फिर से पूर्णतः लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया था और विधानसभा के कार्यकाल को भी जो है वो 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया था। तो एक समय मात्र ऐसा हुआ था 5वीं लोकसभा में, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1952 में। तो जो भी पहला चुनाव हुआ था 51-52 में हुआ था, आंसर 52 ही होता है। तो ध्यान रखेंगे कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सब चुनाव 1952 ईस्वी में ही हुआ था। अगला प्रश्न कि लोकसभा का नेता कौन होते हैं। तो लोकसभा के नेता कौन होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रधानमंत्री। जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वही लोकसभा के नेता होते हैं। जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वही लोकसभा के नेता होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अभी वर्तमान में लोकसभा के नेता नरेंद्र मोदी हैं और ये ध्यान रखेंगे क्योंकि जब कभी भी अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कि वर्तमान में लोकसभा के नेता कौन है, तो प्रधानमंत्री यानी कि जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन अपने पद के शपथ नहीं लेते हैं। तो यानी कि कौन सा ऐसा पद है जिस पर वो अपने पद का शपथ नहीं लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीकर। स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष को बोला जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष अपने पद के शपथ नहीं लेते हैं, ध्यान रखेंगे, क्योंकि वह एक सांसद सदस्य के रूप में, लोकसभा सदस्य के रूप में लोकसभा में शपथ ले लेते हैं। तो वो जो है वो स्पीकर के लिए शपथ नहीं लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बाकी सभी लोग अपने पद का शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि आपका जो है कौन अपने पद के शपथ नहीं लेते हैं। तो स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष अपने पद के शपथ नहीं लेते हैं। ये लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, ना कि स्पीकर के रूप में शपथ लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर नया लोकसभा का जब गठन होता है हर 5 वर्ष पे, तो हर 5 वर्ष पे जब नया लोकसभा का गठन होता है तो उसकी पहली बैठक की अध्यक्षता जो है प्रोटेम स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर वह व्यक्ति होते हैं जो उस सदन में सबसे वरिष्ठ होते हैं। ध्यान रखेंगे, वरिष्ठ मतलब सबसे अधिक दिनों से जो है उस सदन के सदस्य किसी क्षेत्र से सबसे अधिक दिनों से चुन कर आ रहे हैं, तो उसी व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। और नए लोकसभा के पहले बैठक की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर करते हैं और इनका कार्य होता है कि जो भी आपका लोक सदस्य होते हैं उस सदन को, उन सबको शपथ दिलवाना और लोकसभा के लिए नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करना, ये सब काम प्रोटेम स्पीकर का होता है। तो ध्यान रखेंगे कि प्रोटेम स्पीकर वह व्यक्ति होंगे जो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य, यानी कि वरिष्ठतम मतलब कि सबसे अधिक दिनों से उस सदन के सदस्य रहे हों। तो इस तरह से वो प्रोटेम स्पीकर होते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न
लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसके देखरेख में कार्य करता है, यानी कि लोकसभा सचिवालय जो होता है वो किसके देखरेख में कार्य करता है। तो इस सीधे क्वेश्चन परीक्षा में उठाता है, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के देखरेख में कार्य करता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो आज आपके लिए 18 प्रश्न था जो काफी महत्वपूर्ण है, तो 18 क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। और इस वीडियो में हम पूरे लोकसभा को लिया हूं ताकि लोकसभा को क्लियर किया जा सके। तो लोकसभा पे आप ध्यान रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे। लेकिन आप सभी से बार बार कहता हूं कि क्रम से देखिए, आप सीरीज से देखिए, स्टार्टिंग से देखिए, इससे काफी फायदा होगा आपको। आगे है नेक्स्ट अनुच्छेद, तो 50 अनुच्छेद हम लोग कर लिए थे, आज 51वां है अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष की होती है, ध्यान रखेंगे। तो आर्टिकल 67 में आर्टिकल 69 है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। तो उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है, राष्ट्रपति के द्वारा इनको शपथ दिलाया जाता है, उल्लेख आर्टिकल 69 में किया गया है। आर्टिकल 72 है राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान की शक्ति। तो राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान की शक्ति आर्टिकल 72 में है। तो राष्ट्रपति को 5 तरह की क्षमा दिया गया है, तो वही उल्लेख आर्टिकल 72 में किया गया है। आर्टिकल 74 है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका के नाम मात्र प्रधान होते हैं, जबकि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री वाली मंत्रिपरिषद होती है। तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका उल्लेख आर्टिकल 24 में किया गया है। आर्टिकल 25(1) है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होता है, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 25(1) में किया गया है। इसके अलावा इसी में जिक्र किया गया है कि अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति ही करते हैं, परंतु प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। प्रधानमंत्री जिनको कहेंगे उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति मंत्री नियुक्त करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे। आज भी 5 अनुच्छेद आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला है सवाल हमारा जवाब आपका में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं। तो काफी इसका जो है वो बहुत लोगों ने आंसर किया। विधान परिषद के सदस्य, तो विधान परिषद के सदस्य इनके निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते। बाकी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर विधान परिषद के विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे। तो ये सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे, पीछे मैं बता भी चुका हूँ यहाँ से। और आगे है आज के लिए आपके लिए तो देखेंगे सवाल हमारा जवाब आपका में कि किस वाद के फैसले ने सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो किस वाद के फैसले ने सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर आप सभी जो है कमेंट में करें। बिल्कुल मुझे इंतजार रहता है, आप सभी करते रहें। और अगले कुछ दिनों में हम लोग पॉलिटी को ख़त्म करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी देखें और प्लीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि क्लास को शेयर करें, जितना हो सके क्लास को आप सभी शेयर करें। तो आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।